तो सर हम क्या करने वाले हैं, सेक्शन 3 हिस्ट्री के आपके कुछ बच्चे को जो क्वेश्चन थे, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे थे, अब जो उसमें बच्चे को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके सर, पहले क्वेश्चन करेंगे, फिर उसको अटेम्प्ट करेंगे आप लोग, फिर उसका आंसर बताएंगे लास्ट में, ठीक है। ओके, देखिए फोर्थ क्वेश्चन, देयर आर टू स्टेटमेंट गिवन बिलो, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, ठीक सर। मार्क एज असर्शन एंड रीजनिंग, ओके सर, इतनी आपको बात पता चल गई है। दो दो स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, आपको पहचानना है कि इनमें से कौन सा गलत है कौन सा सही है। अगर दोनों सही है तो सर बता देना दोनों सही है, और सर दोनों सही है और साथ साथ ये वाला इसका एक्सप्लेन कर रहा है तो आपको उसका आंसर बता देना। तो ठीक है, पढ़ते हैं पहले क्या लिख रहा है सर, देखिए। Many artists and poets within Europe made painting and wrote poems to highlight the plights of Greeks under the Ottoman Empire. भाई जितने आर्टिस्ट थे वहां पे, जितने पोर्ट्स थे यूरोप के अंदर, तो वो पेंटिंग बना रहे थे, वो आपके पोएम को लिख रहे थे, है ना, ताकि वो ग्रीक्स के जो वहां पर रिवॉल्यूशन हो रहा था, ताकि वो जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था उनको आजाद होने के लिए अलग अलग यूरोप, पूरे यूरोप में ये चीज अपने आप को दिखा रहे थे कि हम ग्रीक के साथ में। तो वाली बात अपने आप में करेक्ट है सर, बताइए, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, मैनी यूरोपियन हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर, और जितने यूरोपियन हैं उनके लिए, उनके दिमाग में एक एंशिएंट मतलब एक सिंपैथी है किसके लिए, ग्रीक कल्चर के लिए, ठीक है। एंड सपोर्टिंग द वर्क ऑफ ग्रीक नेशनलिस्ट, जो ग्रीक के जो नेशनलिस्ट हैं उनके लिए सपोर्ट गेन कर रहे हैं पूरे यूरोप में। क्यों? क्योंकि यूरोपियन ज्यादातर ऐसा मानते थे कि क्या, कि ग्रीक जो है, ग्रीक जो सिविलाइजेशन है हमारे लिए एक यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रेडल है, मतलब पालना, मतलब जो यूरोप की सिविलाइजेशन हुई है ना वो हमारे ग्रीक से स्टार्ट हुई है। तो पूरे यूरोपियन इसलिए इनको सिंपैथी दे रहे थे और सपोर्ट दे रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जानते हो, ठीक है। नहीं भी जानते तो आप थोड़ा सा बने रहिए, उससे पहले हम थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, जो ओमर था आपका, वो लर्निंग वांटेड टू लर्न मोर अबाउट ऑटोमन एम्पायर। ओमर जो थे आपके, वो ऑटोमन एम्पायर के बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। तो अब बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ही शुड विजिट। अब वो ऑटोमन एम्पायर को ज्यादा जानना चाहते हैं तो वो कौन सी कंट्री को विजिट कर रहे थे, आपको पता है, आपने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं इसका, तो उसके बाद इसके आंसर देखेंगे। क्या लिख रहा है, हु वुड रिको, who would Rico be fighting against if he was a volunteer in the Red Army, which was led by Garibaldi in 1867? तो आपके राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से चैप्टर से आया है ये क्वेश्चन, आपने पढ़ा है, हाँ या ना? हाँ पढ़ा है, ठीक है सर। अब इन तीनों के क्वेश्चन देख लेते हैं या इनके आंसर देख लेते हैं, या एक और देख लेते हैं। राइट वन की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कुछ की फीचर बता दो सर, आपको पता है ना? पता है सर, बिल्कुल पता है। ओके, देखते हैं इनके आंसर। फीचर देख लिए, आंसर लगा लिए, टिक, तो अब लगाते हैं हम लोग। भाई ये वाली बात करेक्ट है, अपने आप में करेक्ट है सर, ये वाली बात भी करेक्ट है और ये वाली बात भी करेक्ट है। बट अब ये देखिए, ये वाली बात इस वाली बात को एक्सप्लेन कर रही नहीं कर रही है, यानी ये वाली बात जो इस वाली बात के थ्रू एक्सप्लेन हो रही है नहीं हो रही है, आपको पता है ना सर, एक्सप्लेन बिल्कुल हो रही है। ऐसा ही था वहां पर कि जो यूरोपियन, जितने यूरोप में जितने यूरोपियन थे वो पेंटिंग बना रहे थे, वो पोएम्स लिख रहे थे ताकि ग्रीक की मदद कर पाए, ग्रीक को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद कर दें अंडर जो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। तो ये वाली बात करेक्ट है, और ये वाली बात इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। और कैसे कर रहे थे, क्योंकि मतलब क्यों कर रहे थे, क्योंकि यूरोपियन अपने आप को सिंपैथी दे रहे थे ग्रीक कल्चर के टुवर्ड, क्योंकि वो उससे कहीं ना कहीं बिलोंग करते थे, ठीक है। इसका आंसर थर्ड है। तो इस वाले का आंसर क्या है, इस वाले का आंसर भी थर्ड है, ठीक है। ऑटोमन एम्पायर को समझने के लिए उमार ने बुल्गारिया कंट्री को विजिट किया था। ओके सर, अब ने बात करते हैं 6 वाले क्वेश्चन की, 6 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं सर। जी सर, बात करें 6 क्वेश्चन की, तो हु वुड रिको बी फाइटिंग अगेंस्ट इफ ही वाज अ वॉलंटियर इन रेड आर्मी। रेड आर्मी जो रिको था वो फाइट कर रहा था किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में रिको लड़ रहा था रेड आर्मी में, है ना। रेड आर्मी मतलब जिसको लीड कर रहे थे गैरिबाल्डी आपके 1867 में। आपको आपने इटली यूनिफिकेशन पढ़ा है ना, या गैरिबाल्डी ने रिवोल्ट किया था, तो वहां पर बताइए रिको जो थे वो किसके अगेंस्ट में पढ़ रहे कर रहे थे, तो वो था पेपल ट्रूप्स के अगेंस्ट में। जो पेपल के जो ट्रूप्स थे, पेपल की जो सेना थी, पेपल मतलब जो पोप लोग होते हैं, है ना, क्लर्जी लोग जो होते हैं, उनके अगेंस्ट में रिको लड़ रहे थे। सर इस वाले का आंसर बताइए, की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, क्या की फीचर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, समझिए जरा, मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशन यानी दोनों का आपस में इंटरलिंक, यानी ऐसी मोनार्की जो पावर को क्या करे, अथॉरिटी को अपने आप को ऑथोराइज करे, ठीक है। मोनार्की क्या करेगी यहाँ पर, मोनार्क एक्सरसाइज, मोनार्क एक्सरसाइज अथॉरिटी, ठीक है। सारी पावर किसके हाथ में हो, मोनार्क के हाथ में, एक्सरसाइज अथॉरिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सर, अकॉर्डिंग टू क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो रिटन हो चाहे नॉन रिटन हो, ठीक है। तो जो हमारी मोनार्की होती है वो आपकी पूरी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करती है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन और अनरिटन, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन की बात करते हैं 8th वाले क्वेश्चन की, देखिए पढ़िए क्या लिख रहा है उसमें, जल्दी पढ़िए, क्या हो गया इसको। ओके,
ओलिवर कैन ran a business that spread across Germany. ओलिवर कैन थे, हमारी स्टोरी में थे कि उन्होंने जर्मनी, डच रिपब्लिक और इटली में अपना बिजनेस चालू किया जब नेपोलियनिक कोड आया था और वो इंप्लीमेंट हो रहा था। अब ये बताना हमको व्हाट वर द 5 की चेंजेस, मतलब क्या चेंजेस हुए जब मिस्टर कैन ने एक्सपीरियंस किया ड्यू टू द नेपोलियन कोड ऑफ 1804। नेपोलियन आया था, अपने साथ में कोड लेके आया था, इसमें उसने कुछ बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान किया था, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन किया था, वेट मेजरमेंट को यूनिफॉर्म किया था। याद आ रहा, कुछ नहीं आ रहा सर? करेंसी को कम कर दिया था, तो कुछ रिफॉर्म किए थे ना हमारे नेपोलियन ने। तो बताइए क्या चेंजेस इनको देखने को मिले मिस्टर कैन को। ठीक है सर, आपको पता है। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, मतलब इसके आगे वाला क्वेश्चन, स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूटोपियन सोसाइटी। आपको बताना यूटोपियन सोसाइटी के 2 कैरेक्टरिस्टिक, 2 फीचर, पर यूटोपियन सोसाइटी क्या होती है बता दो। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी इंट्रोड्यूस द फ्रेंच फ्लैग एज अ मेजर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। सर सही बात है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यही तो किया था, उन्होंने फ्रेंच फ्लैग को ऐसे यूज किया ताकि वो सबके मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर पाए। सिमिलरली 2 नेशन स्टेट ने भी ऐसे किया था, दैट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग फॉर द रिस्पेक्टिव नेशन बाय 1848। तो आपको ये बताना है कि फ्रांस ने तो किया, फ्रेंच ने तो किया, साथ साथ 2 स्टेट ने और किया था, आपको उनके नाम बताने हैं जो 1848 तक उन्होंने ये चीज कर दी थी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंग बनाने के लिए उन्होंने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया। सर बताइए सर इसका आंसर, पॉज करिए सर, आंसर लिखिए कॉपी में। तो ये रहे उनके पॉसिबल आंसर। 8 का क्वेश्चन क्या था, मिस्टर कैन ने क्या चेंजेस देखे, है ना, जब नेपोलियन कोड 1804 आया था। तो क्या देखा था, he was able to run his entire business in one currency। अब क्या है, वो सिर्फ एक ही करेंसी अपना बिजनेस चला रहा है अलग अलग जगह पे भी, क्योंकि यूनिफॉर्म करेंसी हो चुकी थी ड्यूरिंग दी नेपोलियन कोड ऑफ 1804। ठीक है, he was able to transport his goods and capital from one region to another। अब वो ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से कर पा रहा था, आसानी से कर पा रहा था। तो तीसरा क्या था, he along with his other business partner and customer केम अंडर द यूनिफॉर्म लॉ। मतलब अब एक ही लॉ है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो वहां पर सिर्फ एक ही यूनिफॉर्म लॉ रहेगा जिसके अंडर वो सब चीजें कर रहे थे। ठीक है, चौथा चेंज क्या था, ही वाज एबल टू यूज स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर अक्रॉस लोकेशन, अलग अलग जगह पे। अब क्या था, इससे पहले क्या था, जैसे ये वाला हमने एरिया पास किया, फिर ये वाला एरिया पास किया, फिर ये वाला, सब जगह पे अलग अलग वेट मेजरमेंट थे। मान लीजिए यहाँ पर एक बाट का मूल वेट होगा कि भाई ये 100 ग्राम का है, तो वहीं पर 120 होगा, वहीं पर 150 होगा, मान लो एक जगह पे 80 हो। तो इससे क्या था, दिक्कतें थी। अब ये क्या है, उसको दिक्कतें ये वाली सॉल्व हो गई हैं। अब सब जगह पे स्टैंडर्डाइज्ड वेट हो चुके हैं, सब जगह पे सेम है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। तो पांचवा चेंज क्या था, ही वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस टू एनी एरिस्टोक्रेट। मान लीजिए ये वाला एरिया पास किया, फिर इसमें आ गया, इसमें एंट्री करने पे ही उसको एक अलग से बैरियर, मतलब क्या होता है टैक्स टैरिफ देना पड़ता था। अब उसको ये नहीं देना पड़ता है। तो इसने कुछ ये वाले चेंजेस देखे, जिसके लिए वो आसानी हुई बिजनेस करने में, ट्रेड करने में। समझ रहे हो सर? ओके सर, आगे देखते हैं। सर 9th का आंसर क्या था, मतलब यूरोपियन, आपको बताना यूटोपियन सोसाइटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक, क्या बताना आपको, यूटोपियन सोसाइटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या फीचर है, मतलब होती क्या है ये समझना सिंपल। क्या होती है सर, पता है ना, देयर वुड नो क्राइम इन सोसाइटी। मतलब यूटोपियन का मतलब होता है मतलब मानना, आइडियली सोचना एक सोसाइटी हो जहां पे कोई क्राइम ना हो सकता है क्या, कोई सोसाइटी में कोई क्राइम ना हो, तो उसी को बोलते हैं यूटोपियन। तो एक फीचर का ये रहा सर, ऐसी सोसाइटी जहां पर कोई भी क्राइम ना हो। दूसरा क्या है सर, इट वुड बी क्लासलेस सोसाइटी विद नो हायरार्की। मतलब ऐसी सोसाइटी जहां पर क्लासलेस हो, मतलब वहां पे हायरार्की ना हो कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ऐसा हो ही ना। तो ऐसा ये इसके फीचर हमारे किसके, यूटोपियन सोसाइटी के। ओके सर, तीसरा फीचर क्या है, सिटीजंस एम्ब्रेस सोशल एंड मोरल आइडियल। सब लोग मोरल आइडियल पे चले, वहां के सिटीजंस मोरल आइडियल पे चले। ठीक है, इंडिविजुअलिटी एंड इनोवेशन आर द वेलकम। वहां पर हर एक इंडिविजुअल की रेस्पेक्ट की जाए, वहां पर इनोवेशन की रिस्पेक्ट किया जाए। ठीक है, सिटीजंस आर ट्रूली फ्री टू थिंक इंडिपेंडेंटली। मतलब वहां पर ऐसी सोसाइटी हो जहां पर लोग अपनी इच्छा से सोच पाए, इंडिपेंडेंटली, फ्रीडम उनके पास हो। ठीक है, सिटीजंस हैव नो फियर ऑफ आउटसाइड द वर्ल्ड, और लोगों के मन में बाहर वाली दुनिया के कोई भी डर ना हो। उसी को बोलते हैं यूटोपियन सोसाइटी, एक तरीके काल्पनिक दुनिया। ठीक है, तो 9 वाले का आंसर ये रहा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं सर। 10 वाले की बात करें तो 10 वाले का आंसर क्या था, 10 वाला क्वेश्चन क्या था, याद आ रहा कुछ, कि भाई 2 नेशन स्टेट बताओ जहां पर फ्रेंच के अलावा कलेक्टिव बिलोंगनेस बनाने के लिए नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया बाय 1848। तो यहाँ पर सर कौन से थे, बाय 1848 तक कौन से नेशन थे जिन्होंने अपने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया, सर स्विट्जरलैंड एंड द ग्रीस एंड द यूएसए। यहाँ पर 1848 तक इन 3 देशों ने, इन 3 नेशन स्टेट ने अपने फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था। ओके सर, ओके गॉट इट सर। हम वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, 11th क्वेश्चन देखते हैं अपना, जल्दी आओ। ओके माफी, ठीक है, ये रहा। फोक डांसेस, क्या, फोक डांसेस एंड देयर एसोसिएशन विद द नेशनल आइडेंटिटी हैव मेड देयर व्हीकल्स
फॉर गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा। भाई फोक जो चांसेस थे और जिनके एसोसिएशन थे उन्होंने नेशनल आइडेंटिटी को बनाने के लिए, मतलब गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा चलाने के लिए अपने व्हीकल को यूज किया। समझ रहे हो क्या चीज है? स्टेट में क्या लिख रहा है? इन नाजी जर्मनी इन 1930 and 1940 द गवर्नमेंट यूज्ड चार्मिंग फोक डांसेस टू एम्बॉडी द मिस्टीरियस ऑफ idyllic Germany. Similarly, in the present scenario, certain governments, for example, those who North Korea and China have used dance in performance to symbolize the people's support of their political system. तो ये कुछ ये बताया गया है, आपको ये पढ़ के इसमें एग्जांपल बताना है कि give a similar example of how dance form help in developing nationalist sentiment among people from 19th century Europe. मतलब इससे नाजी जर्मनी में कैसे फोक डांस के थ्रू वहां की नेशनल आइडेंटिटी बनाई जा रही थी, जैसे चाइना में होता है, ऐसी अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो आपको भी बताना कुछ एग्जांपल देके, ऐसे ही और एग्जांपल देके कि कैसे डांस फॉर्म को डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बनाने में उन्होंने मदद करी, किसने? फोक डांसेस ने अमंग पीपल, जो 19th सेंचुरी में ही यूरोप में हो रहा था। इन यूरोप में ही कोई ऐसी जगह का नाम बता दो, जगह का नाम, और वहां पर कैसे डांस फॉर्म को यूज किया जाता है एज अ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स क्रिएट करने में। ठीक है सर, बताएंगे। उससे पहले और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर एक सबके आंसर देखेंगे। ठीक है, सेकंड 12th क्वेश्चन क्या है देखो, एक्सप्लेन एनी 5 challenges which the Silesian weavers faced in 1845। सिलेशियन वीवर ने 1845 में क्या चैलेंजेस फेस किए थे? व्हेन कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस देयर पेमेंट, जब कॉन्ट्रैक्टर ने उनके पेमेंट को रिड्यूस कर दिया था, तो सिलेशियन वर्कर ने क्या चैलेंजेस फेस किए सर, वो बताना आपको 5। ओके सर, राइट एनी 5 एक्सपेक्टेशन व्हिच द मोनार्क ऑफ द बर्बन डायनेस्टी वुड हैव हेड फ्रॉम द फ्रेंच पीपल। भाई 5 एक्सपेक्टेशन बताओ जो मोनार्क चाहता था, किससे? बर्बन डायनेस्टी का जो मोनार्क था वो चाहता था वुड हैव हेड फ्रॉम फ्रेंच पीपल, जो लोगों से चाहता था बर्बन डायनेस्टी का मोनार्क, आफ्टर ही वाज रिस्टोर्ड इन पावर। भाई 1815 से पहले राजा जा चुका था 1790 में, हाँ या ना? याद आ रहा कुछ? वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बट 1850 में वापस आ चुकी मोनार्की। अब वहां का राजा लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखता है वो आपको वो बताना है। आपने पढ़ रखा है ना सर? हाँ या ना? इनके आंसर देखे जल्दी से फटाफट से। हाँ जी सर, देखिए आंसर उनके 11th का क्वेश्चन क्या था, वहां पर कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे फोक डांसेस को ऐसा यूज किया गया नेशनल सेंटीमेंट को क्रिएट करने में। तो हमने एग्जांपल दिया सर पोलैंड का, हमारी चैप्टर में ही है, पोलैंड का एग्जांपल दिया गया है। वहां के फोक डांसेस जो यूज किए गए यूनाइट पीपल, लोगों को यूनाइट करने के लिए। जब रशिया ने उस पर इन्वेड कर दिया था पोलैंड पे, तो वहां के लोगों ने अपनी लैंग्वेज को यूज किया, वहां के चर्चेस में लैंग्वेज बोली जा रही थी, अपने उन्होंने फोक डांस को यूज किया। बट फिलहाल यहाँ पे डांसेस की बात कर रहे हैं, तो फोक डांसेस यूज किए गए लोगों को एक करने के लिए। कैरोल, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कैरोल कोरपिंस्की का, अ पोलिश मैन यूज्ड फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड द मजूरका टू यूनाइट द पीपल ऑफ वर्ल्ड। और ये एग्जांपल हमने कहीं और से नहीं लिया, आपकी बुक से ही लिया, एनसीईआरटी से। तो थोड़ा सा और पढ़ो, जिन्होंने इसका आंसर नहीं दे पाए थे वो थोड़ा सा और पढ़ लो इसके थ्रू। ठीक है, ओके। 12th क्वेश्चन क्या था, याद आ रहा कुछ? कि सिलेशियन वीवर ने कौन से चैलेंजेस फेस करे थे जब कॉन्ट्रैक्टर ने उनके पेमेंट को कम कर दिया था? तो इसका आंसर क्या हुआ सर? देखिए, फोर्स मैनी वीवर इनटू पॉवर्टी। अब जिससे क्या हुआ, वहां के जो वीवर थे ना, वही उनके वो गरीबी रेखा में आ गए, मतलब गरीब हो गए। ठीक है, कैसे? एक तो ये चैलेंजेस फेस किया, दूसरा चैलेंज फियर ऑफ बीइंग अनएम्प्लॉयड इंक्रीजेस। अब उनको डर लग रहा था कैसे कैसे उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो रही थी, उनकी बेरोजगारी कम हो रही है। ठीक है, मतलब सॉरी बढ़ रही है, वो लोग बेरोजगार ज्यादा हो रहे हैं, तो ये डर था उनके बीच में। यानी एक तो चैलेंज ये वाला है, चैलेंज ये वाला है सर। तीसरा चैलेंज क्या है? वीवर फेस फूड शॉर्टेज। अब लोग खाने के लिए, लोगों के खाने के लिए खाना नहीं है, तो फूड शॉर्टेज हो रही थी वीवर्स को, है ना। चौथा क्या है? फूड शॉर्टेज मीन पुअर हेल्थ कंडीशन। भाई अब खाना नहीं मिलेगा तो सबकी हेल्थ खराब हो रही है। पांचवा क्या है सर? inaction from the Silesian king, वहां किंग कुछ नहीं कर रहा था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, इंश्योर्ड कंटिन्यूअस एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वीवर्स इन द हैंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। जिससे क्या हुआ, लगातार जब वहां का राजा कुछ कर ही नहीं रहा है, तो कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, वहां के वीवर्स को तमाम कंटिन्यूअस तरीके से एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, तो कुछ 5 चैलेंजेस थे जो सिलेशियन वीवर ने फेस किए ड्यूरिंग दी जब व्हेन कॉन्ट्रैक्टर रिड्यूस देयर पेमेंट्स। ओके सर, 13 का आंसर देखिए। 13 क्वेश्चन क्या था, याद आ रहा कुछ? याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? 5 क्या थे? अरे आ गए याद। 5 एक्सपेक्टेशन क्या थी राजा की लोगों से जब वो 1850 में वापस आ चुका था, मोनार्की वापस रिस्टोर हो चुकी थी। तो क्या थे सर? टू फॉलो द कैथोलिक चर्च। अब लोगों को मानना है कि वो कैथोलिक चर्च की बात सुने। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन थी पहली वाली। दूसरी ये थी राइट बुक प्लेज एंड सॉन्ग दैट आर फेवर ऑफ गवर्नमेंट। मतलब ऐसी चीजें लिखो जो गवर्नमेंट के फेवर करें, चाहे बुक लिखो, चाहे प्ले लिखो, चाहे सॉन्ग लगाओ, बट गवर्नमेंट का फेवर करना चाहिए। जो गवर्नमेंट कौन सी? मोनार्कियल गवर्नमेंट। ठीक है, दूसरा एक्सपेक्टेशन, मतलब सॉरी तीसरा, टू वर्क इन द गवर्नमेंट आर्मी। आपको गवर्नमेंट की आर्मी में वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और के एंड फॉलो द ऑर्डर ऑफ द मोनार्क। आपको गवर्नमेंट की आर्मी में वर्क करना पड़ेगा, आपको मोनार्क की बात सुननी पड़ेगी, आपको कैथोलिक
चर्च की बात सुननी पड़ेगी, उनके ऑर्डर मानने पड़ेंगे। आपको गवर्नमेंट के खिलाफ में सिर्फ तारीफें ही तारीफें करनी है, तारीफों के पुल बांध देने हैं। सर चौथी बात क्या थी, टू डिस्करेज फ्रेंड्स फैमिली एंड एनीवन फ्रॉम द क्रिटिकिंग द गवर्नमेंट। अगर कोई आपके आस पड़ोस में रहता है जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको भी रोको, उसको डिस्करेज करो, सिर्फ हमारी तारीफें करो सर, ठीक है। ये थी सर। और क्या था, क्या था, पांच का एक्सपेक्टेशन क्या था, टू नॉट इंडल्ज इन एनी एक्टिविटी एट एन इंडिविजुअल लेवल दैट क्वेश्चन अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। और ऐसी एक्टिविटी मत उलझो जो गवर्नमेंट के खिलाफ में हो, अगर ऐसा हुआ सर आपको पकड़ के डाल देंगे अंदर, ठीक है। और नॉट क्रिटिसाइज एनी लॉ व्हिच इज इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट लाइक सेंसरशिप ऑन फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम। और कोई भी गवर्नमेंट कोई भी लॉ लेके आ रही है उसको क्रिटिसाइज मत करो, वरना आपके तो सर लग जाएंगे, ठीक है।